नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम धामी का पौड़ी दौरा, सतपुली झील का शिलान्यास समेत विकास कार्यों का किया लोकार्पण। मेरी योजना राज्य सरकार पुस्तक का विमोचन किया। अमित शाह के बयान पर उत्तराखंड में गरमाई सियासत। देहरादून में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे कांग्रेसी। केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन कर जताएंगे नाराजगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान आया सामने। सीएम धामी ने कहा जनवरी 2025 से लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया। प्रदेश में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए बनेगी नीति। सीएम धामी ने दिए ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश। सीएम धामी ने कहा पंतनगर देहरादून में विमानों की नाइट लैंडिंग व्यवस्था हो। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने उत्तराखंड को दिया लक्ष्य। 5 जिलों में छात्रवृत्ति आदर्श ग्राम योजना, नशा मुक्ति केंद्रों का होगा सोशल ऑडिट। और रसोई में गैस की झंझट खत्म करेगा सूर्य नूतन। इंडियन ऑयल कंपनी ने तैयार किया खास चूल्हा। धूप में एक बार चार्ज करेंगे तो बनाया जा सकेगा 24 घंटे तक भोजन। देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर है, जहां सीएम धामी ने पुस्तक का विमोचन किया है। मेरी योजना राज्य सरकार पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। पुस्तक का द्वितीय संस्करण का भी विमोचन किया गया है। क्रियान्वयन विभाग की ओर से किया गया है आयोजन। राज्य सरकार के विभागों की योजनाओं को संकल्पित किया गया है। तो पुस्तक का द्वितीय क्रियान्वयन विभाग की ओर से ये अहम आयोजन किया गया है। मेरी योजना राज्य सरकार पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। आपको बता दें, पुस्तक का द्वितीय संस्करण का भी विमोचन किया गया है। क्रियान्वयन विभाग की ओर से यह अहम आयोजन किया गया। राज्य सरकार के विभागों की योजनाओं को संकल्पित किया गया इसमें। तो देहरादून से अहम खबर, सीएम धामी ने पुस्तक का विमोचन किया है। मेरी योजना राज्य सरकार पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। उत्तराखंड में यूसीसी कब लागू होगा, इस सवाल का जवाब राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक उत्तराखंड में यूसीसी अगले महीने लागू होने वाला है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस तरह उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक सरकार का होमवर्क पूरा है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री का दावा है कि यूसीसी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल भावना पर आधारित है। हालांकि विपक्ष मुख्यमंत्री के इस दावे को हवा हवाई बता रहा है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में यूसीसी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उत्तराखंड में यूसीसी का इंतजार खत्म होने वाला है। नए साल में धामी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू करेगी। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के मुताबिक जनवरी 2025 से यूसीसी लागू होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री का दावा है कि यूसीसी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना पर आधारित है। हालांकि विपक्ष मुख्यमंत्री के इस दावे को हवा हवाई बता रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले ये यूसीसी लागू करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया। और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने जो अपना संकल्प रखा था विधानसभा के आम चुनाव में, वो हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। और हमने जो वायदा किया था वो पूरा हो रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी ने कल लोकसभा में, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इसका उल्लेख किया है। मैं पूरे उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। हम सब गौरवान्वित हैं कि हमें देश की आज़ादी के बाद जो देश का संकल्प था, हमारी पार्टी का संकल्प था, वो सबसे पहले उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमने विधेयक के रूप में उसको बना दिया है और ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकल रही है और पूरे देश को आने वाले समय में इसका लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद। हम जो आरोप बार बार लगा रहे हैं ना, यही बात तो हम भी कह रहे हैं। हमने बार बार ये बात कहा कि यूसीसी की बात तो करते हैं
और उसको भी लागू करने की बात करते हैं, लागू नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने 4 बार इसी मामले में बयान दे दिया। कभी कहते हैं कि राज्य स्थापना दिवस पर करेंगे, कभी कहते हैं दिवाली में कर देंगे, कभी कहते हैं कि अभी आज कल में कर देंगे, अब करें 1 जनवरी से करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देखें ना, इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार की बात कौन करेगा? खनन में इतना व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है, आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी, आपके सेक्रेटरी उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसमें आप कुछ नहीं कह रहे हैं। आबकारी में देखिए कितनी बड़ी बदनामी आपकी हो रही है, उसमें आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पहले तो मुझे ये लग रहा है कि सीएम धामी को इसकी घोषणा करने के लिए क्या देहरादून या गैरसैंण काफी नहीं था? उसको दिल्ली जाने की जरूरत क्यों पड़ी? दिल्ली जाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि उनको पता है कि हर बार चुनाव से पहले कोई न कोई एक ऐसा जुमला फेंका जाए जिससे वोटरों को और आम जनता को भड़कलाया जाए और जिससे लोग उसी छानबीन में रहे और वोट किसी भी तरह ये वोट का जो है ये केंद्रीकरण अपनी तरफ कर सकें। पर अब इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि सब लोग समझते हैं जो यूसीसी है और खासकर उत्तराखंड क्रांति दल तो इसका विरोध करता है, और जितना भी उत्तराखंड क्रांति दल का आम जनमानस है वो इसका विरोध हमेशा करता रहेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने 27 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए समिति का गठन किया। इसके बाद करीब 2 साल पूरे होने के बाद भी प्रदेश में यूसीसी कब लागू होगा, इस पर असमंजस बरकरार है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी के इस फैसले की केंद्र सरकार ने भी सराहना की। इसके तहत गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में यूसीसी को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड में यूसीसी लाने का काम किया और अब भाजपा अन्य राज्यों में भी यूसीसी लागू करेगी। वहीं विपक्ष भाजपा पर उत्तराखंड को प्रयोगशाला बनाने का आरोप लगाते हुए यूसीसी का कोई लाभ न होने का दावा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि 1 जनवरी से जो है यूसीसी जो है अपने उत्तराखंड में लागू करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जो है यूसीसी के लिए जो है तमाम जो है लोगों की राय ली गई। लाखों लोगों ने जो है उसको अपनी राय भी दी है और सबकी सहमति से जो है हमारे उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है। जनवरी 2025 में उत्तराखंड ये इस तरह की घोषणाएं तो मुख्यमंत्री जी 36 बार उन्होंने कहा था कि राज्य स्थापना दिवस के दिन उत्तराखंड के लोगों को सौगात देंगे यूसीसी लागू करके, लेकिन वो भी भेड़िया आया, कहावत वहां पर चरितार्थ हो गई। अब वो बार बार अपनी टारगेट डेट बढ़ा रहे हैं, जैसे किसानों की आय दुगनी कब होगी उसकी टारगेट डेट बढ़ गई है, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में कब यात्रा करेगा, और जो सांसदों ने गांव गोद लिए हैं उनका कायाकल्प कब होगा, और तो और 2 करोड़ नौकरियां सालाना युवाओं को कब मिलेगी। और जिस तरह से लगातार ये कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की टारगेट डेट आगे कर रहे हैं, उसी तरह से यूसीसी भी केवल और केवल एक शिगुफा मात्र रह गया है। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर यूसीसी को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री ने अगले महीने यूसीसी लागू होने का दावा कर इसके इंतजार को खत्म करने की बात कही है, साथ ही सभी तैयारी का दावा किया है। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के बयान के बाद क्या मान लिया जाए कि नए साल से प्रदेश में यूसीसी लागू होगा, या फिर इंतजार और बढ़ेगा। क्या उत्तराखंड भाजपा की प्रयोगशाला है? क्या यूसीसी लागू होने के बाद आम जनता को इसका लाभ मिलेगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। खबर पौड़ी से है, जहां आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिले के 1 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत सतपुली पहुंचे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से बिलखेत हेलीपैड पहुंचे। यहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गौसेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र अथवाल, विधायक लैंसडॉन दिलीप महंत, विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी, ब्लॉक द्वारीखाल के प्रशासक महेंद्र राणा, प्रशासक आपको बता दें काजी खाल वीणा राणा, प्रशासक पोखड़ा प्रीति देवी, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह सहित अन्य हस्तियों ने उनका स्वागत किया।
अगली खबर का रुख करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। महापौर से लेकर वार्डों में पार्षद के पदों का आरक्षण निर्धारित हो गया है। एक सप्ताह के भीतर आपत्तियां निस्तारित कर दी जाएंगी। वार्डों के आरक्षण तय होने से अब दावेदारी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। विशेषकर भाजपा में सैकड़ों दावेदारों के पहले ही आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से कुछ को भले ही आरक्षण तय होने के बाद निराशा हाथ लगी हो, लेकिन ज्यादातर अभी दावेदारी की ताल ठोक रहे हैं। अब जल्द ही सभी वार्डों में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए जाएंगे, जो दावों की जमीनी हकीकत परखेंगे। 100 वार्डों के लिए भाजपा में अब तक 800 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र और स्तर पर सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दावेदारों की क्षेत्र में सक्रियता और पकड़ को लेकर भी फीडबैक लिया जा रहा है। जल्द वार्डों में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए जाएंगे, जो दावों की हकीकत परखेंगे। संगठन स्तर पर भी अब बैठकों का दौर चल रहा है। 100 वार्डों के लिए भाजपा में अब तक 800 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जो है संगठनात्मक एक प्रक्रिया के साथ कार्य करती है। और आज जो है देहरादून महानगर में जो जितने भी नहर के लिए और पार्षदों के लिए जो है रायशुमारी हो रही है, उसमें 5 मंडलों की जो है आज रायशुमारी है। पहले नंबर पे धर्मपुर है, फिर केदार मंडल है, और शिवालिक मंडल है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल भी, और दूसरा जो है दीनदयाल उपाध्याय मंडल है। इन 5 मंडल की रायशुमारी हो रही है और बहुत लोग बड़े उत्साह के साथ लोग जो है इस लोकतंत्र के पर्व को जो है बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौरव कौशिक की पत्नी चेतना कौशिक आपको बता दें सेमवाल ने मेयर पद के लिए अपना आपको बता दें आवेदन भाजपा जिला कार्यालय में पेश किया है। वह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कार्यालय पहुंची और अपने परिवार को पार्टी का सच्चा सिपाही बताते हुए टिकट पर अपनी दावेदारी जताई। समर्थकों के साथ चेतना कौशिक भाजपा जिला कार्यालय पहुंची। उन्होंने कहा कि वह और उनका परिवार लंबे समय से भाजपा के लिए समर्पित रहा है और हमेशा पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करता रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वह जीत हासिल कर संगठन को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि वह निगम में भ्रष्टाचार को रोकने का काम करने के साथ शहर के विकास के लिए कार्य करेंगे। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गौरव कौशिक ने कहा कि उनके साथ युवाओं और महिलाओं का भारी समर्थन है। भाजपा जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा कि कार्यालय पर मेयर पद के लिए अभी तक 30 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। नहीं, हमारे इसके पिताजी से लेके अपने सतीश कौशिक जी हैं, पे गौरव कौशिक जी हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। और आज हमारी बिटिया गौरव कौशिक जी की पत्नी चेतना कौशिक यहाँ पर बड़ी भारी भरकम भीड़ के साथ और खासकर महिलाओं के साथ आई। तो जो माननीय मोदी जी का सपना है, माननीय धामी जी का सपना है, उसको साथ लेकर चल रही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप जिस तरह आज युवा की तरह युवा मोर्चे की पत्नी है तो युवा की तरह यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप देख ही रहे होंगे किस कदर लगातार भारतीय जनता पार्टी के आवेदन सभी की तरफ से आ रहे हैं। पर गौरव कौशिक ने आज दिया है और चेतना कौशिक का आज आवेदन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये मौका दिया है कि रुड़की की सीट महिला आरक्षित करिए, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण की तरफ इससे अच्छा कदम और कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कि अभी हाल ही में एक मेरा युवा भारत संगठन बनाया उन्होंने, और उसके अंदर एज लिमिट रखी कि उसका जो उस बॉडी के जो मेंबर्स रहेंगे वो युवा ही रहेंगे, 35 से ज़्यादा रहेंगे ही नहीं। तो वो हर वर्ग का ध्यान रख रहे हैं हमारी सरकार, चाहे युवा हो चाहे महिला हो। तो उसी का कदम बढ़ाते हुए उन्होंने रुड़की सीट को महिला सीट करा है। इसी के निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हमने अपने जिलाध्यक्ष जी को, जिला महामंत्री जी को हमने आज आवेदन प्रस्तुत किया है यहाँ पर, और जैसा पार्टी का निर्णय होगा वो सरमौर है। सबसे पहली बात तो धन्यवाद है आप सभी लोगों को, और आप बधाइयाँ भी हैं कि ये फीमेल रिजर्वेशन के अंडर रुड़की सीट महिला सीट हुई है। यही हमारा सपना है श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो और हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिनकी वजह से आज ये मौका हम सबको मिला है। और आप जो आपने बार बार बात कर रहे हैं कि इतने भारी आवेदन चल रहे हैं, अब देखिए हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि महिलाएं इतना बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं और हिस्सा ले रही हैं। तो मेरा विजन तो यही है कि मैं इस रुड़की शहर को एक स्वच्छ, एक शिक्षित, एक बहुत ही डेवलप शहर के रूप में आगे लेके जाना चाहूंगी।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा आपको बता दें आईएएस ब्रजेश कुमार संत को कई विभागों का कार्यभार दिए जाने के मामले में दायर उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ की याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने आईएएस ब्रजेश कुमार संत को नोटिस जारी कर राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि टैक्सी मैक्सी महासंघ की तरफ से कहा गया है कि एक आईएएस को राज्य सरकार ने 6 विभागों का कार्यभार दिया हुआ है, जिसकी वजह से उनके कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी नहीं हो पाए हैं। राज्य सरकार ने उन्हें 2 विभाग खनन और 3 विभाग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, जिनमें उन्हें ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और चेयरमैन एसटीए तथा रोडवेज डिपार्टमेंट का वित्तीय सलाहकार की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि नियमावली का यह कहती है कि एसटीए का चेयरमैन वह व्यक्ति होगा जिसका उसका कोई हित ना हो, इसलिए उनकी जगह किसी अन्य अधिकारी को इस विभाग की जिम्मेदारी दी जाए ताकि उनके कार्य समय पर हो सकें। हम उत्तराखंड की एक सोसाइटी है, उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी करके, जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है। तो हमारा ये कहना है कि एक ही आईएएस ऑफिसर हैं श्री ब्रजेश कुमार संत जी उत्तराखंड में, उन्हें जो है कम से कम 6 पोस्टों पे जो है पदभार दे रखा है। 2 पोस्ट उन्हें जो है माइनिंग डिपार्टमेंट की दे रखी हैं और करीब 3 पोस्ट उन्हें उनके पास जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सारी की पोस्ट पर वही बैठे हुए हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी भी वही हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी वही हैं और चेयरमैन ऑफ एसटीए भी वही हैं। और इसके साथ साथ जो है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में उत्तराखंड रोडवेज की ओर का भी कार्यभार देखते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के नवनियुक्त नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कार्यभार संभाल लिया है, साथ ही अपनी प्राथमिकताएं भी उन्होंने गिनाई है। उन्होंने म्यूनिसिपल की समस्याएं प्रमुख प्राथमिकता बताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा और कूड़ा उठान से लेकर उसके निस्तारण तक के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं नगर निगम ने बनाई हैं उनके और सुधारीकरण का प्रयास किया जाएगा। नमामि बंसल ने बताया कि उनमें जो भी व्यवधान या समस्या उत्पन्न हो रही हैं उनका सकारात्मक समाधान भी निकाला जाएगा। साथ ही जो अन्य समस्याएं हैं जिससे नगर निगम को दिन प्रतिदिन रूबरू होना पड़ता है उनके लिए भी फीडबैक की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। साथ ही नगर निगम के स्तर से समस्याओं का समाधान भी निकाला जाएगा। भी बहुत प्राथमिकता से काम करते हुए समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा और जैसा कि अभी सर्दी का काफी समय आगे है तो उसका ध्यान रखा जाएगा। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से है, जहां आप फोर्निक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से आयोजित छठा स्वास्थ्य शिविर साकेत कॉलोनी स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया। शिविर में मरीजों के स्वास्थ्य के जांच व विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा की गई है। शिविर के मुख्य अतिथि एसपी देहात शेखर सोयाल ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि फोर्निक्स चेयरमैन द्वारा लगातार इस प्रकार के शिविर लगाए जा रहे हैं। इसमें एक छत के नीचे विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इन तरह के जो कैंपों का उद्देश्य है वो केवल समाज सेवा है और ये हमारा जो कारवां है ये ऐसे ही चलता रहेगा। आज हमारा एक छठा मेडिकल कैंप है और लगभग 5200 से 5300 पेशेंट्स हम अभी तक यहाँ पे अपने सब कैंपों के माध्यम से हम उनकी हेल्प कर पाए हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत प्रसन्नता की बात है, हमारे मन को बहुत शांति मिलती है और ये समाज सेवा का कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो जैन फैमिलीज ने ये छठा कैंप लगाया, मुझे पता चल रहा है उन्होंने इस मुहिम में मुझे भी शामिल होने का मौका दिया। मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि वो क्लास जिसको ईसीजी करने के लिए कई महीनों वेट करना पड़ता है, सोचते हैं कि कराएं ना कराएं, वो डेंटल चेकअप, आई चेकअप और ब्लड जो परीक्षण होता है उस टाइप की फैसिलिटी आप दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और प्रॉपर उसका फीडबैक भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन का कैंप हुआ और ख़त्म हो गया, फिर आप प्रॉपर उसको ट्रेस कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल है, पिछले 6 साल से आप कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं उनकी इस पहल का हिस्सा बना। तो मैक्सिमम लोगों तक आप लोगों के माध्यम से बात जानी चाहिए कि लोग ऐसे कैंपों का बेनिफिट उठाएं और लोगों को भी नज़ीर मिले और लोग भी इस टाइप की चीज़ें करते रहें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सितारगंज से, जहां शक्ति फार्म के दर्जनों बाढ़ पीड़ित परिवारों ने सितारगंज में पहुंचकर जिलाधिकारी सितारगंज रविंद्र कुमार जुआठा को ज्ञापन देकर मांग की है।
वर्ष 2010 में शक्ति फार्म में आई भयंकर बाढ़ में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्थानीय निरीक्षण के दौरान बाढ़ पीड़ितों को आवासीय पट्टे दिए जाने की घोषणा को अमल में लाते हुए 35 परिवारों को आवासीय पट्टे निर्गत किए गए हैं। लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा पट्टों पर अग्रिम आदेशों तक कब्जा दिलाने पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद बाढ़ पीड़ितों एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने आग्रह कर प्रशासन पर बार बार जमीन तलाशने की बात कर मामले को लटका रहा है। न तो राजनगर में निर्गत पट्टों के स्थान पर काबिज कराया गया है और न ही नए स्थान पर प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। विस्थापित बंगाली परिवार के बाढ़ पीड़ितों को जल्द से जल्द आवासीय पट्टे देकर कब्जा दिलाए जाने की बाढ़ पीड़ित परिवारों ने मांग की है। हमारा पट्टा मिला है, तभी से हमारा खाली इतना ही रहा दिया जा रहा है कि जमीन मिल जाएगा तुम्हें, हम ढूंढ रही हो, ढूंढ के फिर तुम्हारा जमीन मिल जाएगा। तो हमें जमीन तभी से अभी तक मिला नहीं है। इन लोग हमें इतना ही समझा रही है, क्योंकि यहाँ से देहरादून तक गया बात क्या हम लोग कोई कागज पत्तर लेके हम लोग यहाँ पर कहीं पर भी जमा नहीं किया। पट्टा का कागज दिया गया, हमारा हक नहीं बना अभी तक हमारा खाली इधर उधर दौड़ भाग कर रहा है और एक साल से हम बैठ ही गया, बोल रहे यहाँ कोई कागज़ नहीं जमा हुआ और अभी हमारा हक नहीं दे रहा, इसलिए हम पूछताछ करना है। कार्रवाई करने का बाद बोल देगा क्या होगा कि नहीं। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां नगर निगम चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का श्रेय लेने का आरोप लगाया। चौहान ने कहा कि नगर में सीवर लाइन निर्माण कार्य का क्रेडिट कांग्रेस नेता एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीवर लाइन के निर्माण के लिए मैंने विधानसभा में संकल्प लिया था और बीजेपी ने इसे पूरा करके दिखाया। अब कांग्रेस झूठे दावे कर जनता को भ्रमित कर रही है। विकास कार्य हुए हैं उनके संबंध में। दूसरा विशेषकर जो आता कि ये हमारे नगर के अंदर जो सिवर लाइन का निर्माण हुआ है, हमारे जोशी जी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं, सम्मानित अध्यक्ष हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, शिक्षाविद होने के नाते और सम्मान करते हैं। हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन उनने कल अखबार में समाचार पत्र में दिया, मैं आपको कॉपी दिखा दूंगा कि ये सिवर लाइन का काम तत्कालीन डीएम और मेरे द्वारा किया गया और थोड़ी सी हमको दर्द हुआ। मैं 1999 में मैंने पहली बार सिवर लाइन का काम शुरू किया था और तब से आज तक 2017 तक ये 2-3 बार नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष बन चुके हैं और कई बार कांग्रेस की सरकार आ गई है। तो अब हमारी सरकार बनी तो मैंने कहा भाई अधूरा काम था, 4 जून में बनना था, अभी हुआ नहीं, तो मैंने इस साल फिर सिवर लाइन का काम 25 करोड़ रुपये में लाया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। फिलहाल आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।